मॉड। अरे आप खुद बताओ, इससे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते थे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? √x² प्लस y² प्लस z²। यही तो इसका मैग्नीट्यूड है। अरे आप देखो, यहां पे अगर कोई पॉइंट है, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है यही तो उसका मैग्नीट्यूड है। ओरिजिन से कितना दूर है? 5 मीटर दूर है। लेकिन हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में अगर वो 3 है और वाई डायरेक्शन में 4 है, तो देखो यहां से ये जो आर वेक्टर है ये कितना हो जाएगा? 3i प्लस 4j। वेक्टर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में 3 गए, वाई डायरेक्शन में हम लोग 4 गए। लेकिन एक्चुअल में वो ओरिजिन से कितना दूर है? वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज के बराबर नहीं दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वेक्टर नहीं, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अभी कुछ भी हो, इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वैसे ही अगर 3 डायमेंशन में हो जाता है ना, तो यहाँ पे जेड को भी इंक्लूड कर लो। अब समझ में आया मैग्नीट्यूड हम क्यों ऐसे निकालते थे? इसलिए हम ऐसे निकालते थे। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ऊपर हमने वेक्टर आर को लिखा और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखा। इसको भी लिख लीजिएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो होगी प्लस वाई डायरेक्शन में जो होगी प्लस जेड डायरेक्शन में जो होगी, उन तीनों को सम करने पे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलती है। अच्छा, यहाँ पे आई जे के लिखना भूल गया मैं। आई जे के। मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट के लिए। ये इसका क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये 2 डायमेंशन में नहीं, ये 3 डायमेंशन में। तो जैसे कि मान लीजिए ये अगर इसको हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तब ये कितना हो जाएगा? √ इसका मैग्नीट्यूड E x² प्लस EY² प्लस EZ²। अगर हम इसको आर के फॉर्म में ही अगर रिप्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा? √x² प्लस y² प्लस z²। तो लिखिएगा नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोगों ने इसके पहले? KQ/r²। फोर्स की वैल्यू कितनी थी? KQ × Q/r²। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? KQ/r²। और चाहो तो आप उसको उसके यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आप उसको डायरेक्शन के साथ में भी लिख सकते हो। नीचे लिखिएगा, बट E इज इक्वल्स टू KQ/r² इंटू दिस। ये हमने पहले ही डिराइव कर लिया है पिछली क्लास में। अब देखो ये r क्या होता है? इसकी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √x² प्लस y² प्लस z²। क्योंकि वो स्पेस में कोई एक पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √x² प्लस y² प्लस z²। और अंडर रूट और बाहर में ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए KQ/ में x² प्लस y² प्लस z²।
या एक काम करो, उसके पहले एक और चीज लिख लो, और वेक्टर E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर आर। मैंने चार अलग अलग टाइप से लिखवाया था इसको, तो यहाँ पे हम लोग ये लेके चलेंगे तो और इजी हो जाएगा आगे समझना। और करके ये लिखिएगा, ये हम लोग ने लिख चुका था पिछली क्लास में। अब इस आर की जगह पे हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट और पावर में 3, क्योंकि ये आर क्यूब है। अब इस वेक्टर आर की वैल्यू यहां से पुट कर दो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एज इट इज इसको उठा के यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यही हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हो गया। लिखिएगा बस, नेक्स्ट लाइन में इसकी जगह पे आप इसको उठा के रख दीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां से हमको मिल जाएगा इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में 3/2। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कंपेयर करने वाला हूं। ये के क्यू को अंदर में आप लेके चले जाइएगा। तो देखो मैं यहाँ पे पहला टर्म लिख रहा हूं, बाकी के दो टर्म और वैसे ही होंगे। तो ये देखो E इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे के क्यू इंटू एक्स आई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में 3/2, प्लस ये पूरा एज इट इज होगा वाई जे के साथ में, प्लस ये पूरा का पूरा एज इट इज होगा किसके साथ में, जेड के साथ। ये पूरा इसके साथ में आप लोग लिखिएगा। अब देखिए उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए आई कैप के साथ में जो है, यहाँ पे आई कैप के साथ में ये पूरा का पूरा किसकी वैल्यू होगी, ई एक्स की वैल्यू होगी। तो जब आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा ई एक्स ई वाई और जेड ई जेड तीनों की वैल्यू। यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। यही तो हमको निकालना था कि तीनों डायरेक्शन में क्या क्या मिलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप लोग पूरा लिख लेंगे या मैं लिखूं यहाँ पे, सेम इसको लिखना है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में 3/2 प्लस के क्यू जेड के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में 3/2। On comparing 1 and 2, Ex is equals to KQX अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में 3/2। सेम ई वाई को लिख लीजिएगा, सेम ई जेड को लिख लीजिएगा। यहाँ पे के क्यू वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय यही, और के क्यू जेड डिवाइडेड बाय सेम यही। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, इनको डब्बे में बंद करके रख लीजिएगा। कई बार डायरेक्ट पूछ देता है, कई बार डेरिवेशन भी पूछता है कि निकालिए। कुछ डाउट है?
फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब अगली हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखिएगा, it is the number of electric field lines, it is the number of, it is the number of electric field lines, electric field lines passing through a unit area, passing through a unit area। डेफिनेशन आप लोगों ने देखी, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिट एरिया से पास हो रही है, भाई क्या कहलाती है, इसकी इंटेंसिटी। मान लीजिए मैं एक यूनिट एरिया ले लिया यहाँ पे, ये वाला वो यूनिट एरिया है, एक बार मैंने उसको यहाँ पे पुट किया और एक बार मैंने उसको यहाँ पे पुट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसमें से बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं और यहाँ से उसमें सिर्फ 2-3 लाइंस पास हो रही हैं। और इंटेंसिटी का डेफिनेशन ही क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कम पास हो रही है तो हम बोलेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बहुत सारी पास हो रही है तो बोलेंगे कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है ज्यादा है। ठीक है, अगर इसको और पास लाओगे यहाँ पे देखो, तो यूनिट एरिया में से देखो छोटे से हिस्से में से ये बहुत सारी पास हो जा रही है, तो जैसे जैसे पास आओगे तो वैसे वैसे इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाती है, जितना क्लोज इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, इसमें ये डायग्राम को बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये दो बनाइएगा मेन, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे जो एंगल है डेल्टा ओम, ये एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल से आप क्या समझते हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। जैसे कि देखिए, ये दो पॉइंट्स हैं, किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में इनके बीच का ये जो रहता है ये क्या कहलाता है, उसका एंगल कहलाता है, एंगुलर डिफरेंस। वैसे ही अगर एक सरफेस जो है, मान लीजिए ये सरफेस है, इस पॉइंट के ऊपर कितना एंगल प्रोवाइड कर रही है, वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। अब देखो ये पूरा सरफेस है, जैसे आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, तो वैसे ही देखिए मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस पॉइंट के ऊपर ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है, तो आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी सरफेस से, अभी हम लोग क्या करते थे, अभी हम लोग इस पॉइंट से एक लाइन और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते थे, अभी हमारे पास पूरी एक सरफेस है, तो सरफेस की पूरी पेरीफेरी से हम लोग हर जगह से क्या करेंगे, ये लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो क्या होगा, एक आइसक्रीम का जो कोन होता है वैसा हमें कोन दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे जो एंगल है वो तो 2 डायमेंशनल दिखाई दे रहा है, वहां पे एंगल हमको 3 डायमेंशनल दिखाई दे रहा है, और वो एक सरफेस के कारण आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, हाँ, आर्क बाई रेडियस। ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर ये इतना बड़ा आर्क है, ये सेंटर है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, तो ये आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाई ये जो रेडियस है, ये होता था एंगल। ये 2 डायमेंशनल में होता था। 3 डायमेंशन में क्या होता है, आर्क की जगह पे क्या है, सरफेस है, तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल होता है, लिख लीजिएगा इसका फॉर्मूला, सॉलिड एंगल
इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पे ये हो जाएगा डेल्टा एस, यानी सरफेस एरिया वगैरह कुछ होगा ये, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल हम ऐसे निकालते हैं, वहां आर्क बाय रेडियस था, यहाँ पे सरफेस बाय रेडियस का स्क्वायर है। सब लोग पढ़े ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो 2 डायमेंशन में था, 3 डायमेंशन में क्या होता है, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। एंगल्स डायमेंशन वाले होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं? डायमेंशनल क्वांटिटी है या डायमेंशन लेस है? ये डायमेंशन लेस होते हैं, भले हम इनको डिग्री में बोलते हैं, स्टे रेडियन में बोलते हैं, लेकिन ये सब कोई इनका डायमेंशन नहीं है। जो MLT ये पढ़ते थे हम लोग, तो उसमें आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, ऊपर सरफेस है, एरिया का एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो नीचे भी आपको मीटर स्क्वायर चाहिए होगा, इसलिए यूनिट यहाँ पे देखो रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। यहाँ पे आर्क जो होता है वो लेंथ होती है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, यूनिट लेस हमको मिलता है। तो जैसे कि डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, डेफिनेशन में क्या था, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो यहां से देखो, मान लो ये बॉडी नंबर 1 है, मान लीजिए ये बॉडी नंबर 1 है, तो इसके लिए E1 कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसमें से नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है n, डिवाइडेड बाय इसका जो भी सरफेस होगा। अब इसका सरफेस एरिया कुछ भी हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसको एंगल के टर्म्स में लिखते हैं। तो लिखिएगा, लेट E1 is the E1 is the electric field intensity, electric field intensity on surface number 1। ये जो है ये सरफेस नंबर 1 है। यहाँ पे मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं, उसके लिए एक और सरफेस ले लिया मैंने, ये सरफेस नंबर 2। ये सरफेस नंबर 1 है और ये सरफेस नंबर 2 है। मुझे अभी कुछ याद आया, उससे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे नीचे कुछ एरिया होगा, डेल्टा एस, मान लो डेल्टा एस पर। तो देखो उस फॉर्मूले की हेल्प से, ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से, डेल्टा एस वन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉलिड एंगल सबटेंडेड मल्टीप्लाइड बाई ये आर स्क्वायर। अब ये एक पर्टिकुलर रेडियस R1 के ऊपर है, ये वाला जो है वो R2 के ऊपर है, तो हम R1 R2 वहां लिख लेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा S1 की जगह पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाली सरफेस हो चाहे ये वाली सरफेस हो, दोनों के लिए सॉलिड एंगल तो बिल्कुल एक जैसा है, तो सॉलिड एंगल दोनों के लिए बिल्कुल सेम लिखूंगा यहाँ पे मैं, ये सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाई R1 का स्क्वायर। ये देखो आर स्क्वायर इधर आएगा, सरफेस 1 है, वो R1 की डिस्टेंस पे, तो R1 का स्क्वायर। वैसे सरफेस नंबर 2 जो है, सरफेस नंबर 2, उसके लिए देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास हो रही है लाइंस, उतनी ही तो उससे भी पास हो रही है, और उसके लिए भी सॉलिड एंगल सबटेंडेड बिल्कुल सेम है। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, n डिवाइडेड बाई डेल्टा ओम इंटू R2 का स्क्वायर। तो देखिए, अगर कोई दो बॉडी जो कि सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर बस डिपेंड करेगी, वो सरफेस कितनी डिस्टेंस पे है जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे दो बॉडी थी, मान लो मैं दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाया, ये ऊपर और नीचे वाली को जोड़ दिया, ये है सरफेस नंबर 1, इसका एरिया होगा डेल्टा S1, और जो दूसरी वाली है उसके लिए ये है सरफेस नंबर 2, इसका एरिया है डेल्टा S2। अब आप देखोगे तो दोनों सेम टू सेम एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रही है, जो कि है डेल्टा ओम के बराबर। अब देखिए, जब ये इनका ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट जो है, अब इसके बीच में मैं जितनी भी लाइंस ड्रॉ करूंगा दोनों से पास होंगी, यानी दोनों के लिए नंबर ऑफ लाइंस तो कॉमन है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय इसका एरिया।
अब इसका एरिया डेल्टा S1 लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूं, E1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस, इसका जो सॉलिड एंगल है वो मल्टीप्लाइड बाई ये जितनी डिस्टेंस के ऊपर है R1 उसका स्क्वायर। वैसे ही दूसरे के लिए लिख लूंगा, E2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस, देखो दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा डेल्टा ओम आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो लिख लीजिएगा 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, इसको नोट कीजिए पहले। ये सब चीजें ना शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन जब इनका एप्लीकेशन पार्ट आता है ना, तब समझ में आता है कि अच्छा ये इसीलिए हम पढ़ रहे थे। वहां पे मैं पूरा ये सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए लेके चलूंगा, अभी आप बस समझते जाइए। यहां से तो मैं ये भी लिख सकता हूं, E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के। ये हमारा कंक्लूजन आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये एक ऐसा पेयर होता है जिसमें कि दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज बिल्कुल अपोजिट होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे HCl है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है और ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है, इनकी जो टेंडेंसी होती है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जब ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, तब ये ज्यादा नेगेटिव होने के कारण जो नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है, इसलिए हाइड्रोजन का सेंटर जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक सी सॉ है, ये सी सॉ है, यहाँ पे अगर एक पर्सन बैठा हुआ है और यहाँ पे अगर दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होगा, ये नीचे हो जाएगा, तो जहां पे ये ज्यादा मास है उसकी तरफ सेंटर शिफ्ट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे ये ज्यादा निगेटिव है, इसलिए सेंटर जो होता है ना निगेटिव का वो इसकी तरफ होता है, और पॉजिटिव का सेंटर होता है हाइड्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल अमाउंट के होते हैं इन दोनों का चार्ज, लेकिन ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसके कारण इसको स्टडी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करते हैं कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के चार्ज, लेकिन दोनों की अगर क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो वो मिलके क्या बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। तो डाइपोल की यही डेफिनेशन है कि सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेकिन उनका नेचर जो होगा अपोजिट होगा, अगर बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। यहाँ देखो मैं कितना एटॉमिक लेवल की बात कर रहा हूँ, इतनी कम इनके बीच की जब डिस्टेंस होती है तो उस पेयर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लिखिएगा, इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, it is a pair of two equal and opposite charges plus q and minus q, plus q and minus q separated by a small distance. उसके बाद नेक्स्ट, डायरेक्शन फ्रॉम माइनस q टू प्लस q, डायरेक्शन फ्रॉम माइनस q टू plus q is said to be the direction of dipole.
is said to be the direction of dipole. केमिस्ट्री में हम इसका जस्ट उल्टा पढ़ते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव को हम डाइपोल की डायरेक्शन कहते हैं। उसके बाद थर्ड लिखिएगा इसी में पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड, द मिड पॉइंट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइपोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको लिखता नहीं यहाँ पे। इस डायग्राम को आप बना लो, इसमें दो एक्सिस मैंने दिखाए हैं, एक है डाइपोल एक्सिस, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो एक्सिस होता है वो कहलाता है डाइपोल एक्सिस, और डाइपोल एक्सिस का जो सेंटर होता है उस पे जो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाता है। तो इसको आप ड्रॉ कर लो सबसे पहले। इसके बाद देखो, जब भी हम ना किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल का इफेक्ट निकालेंगे, तो पॉइंट तो कोई एक है, तो उसके ऊपर जो हम इफेक्ट देखते हैं ना, वो हमेशा देखते हैं इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ना तो हम इस चार्ज पे ध्यान देंगे ना इस चार्ज पे ध्यान देंगे, हम देखेंगे कि इसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो डाइपोल के केस में हमेशा डिस्टेंस कहां से निकाली जाती है, सेंटर से निकाली जाती है। तो यहां पे ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं 2a। 2a मानने से इसलिए आसान हो जाता है कि सेंटर से फिर ये भी a डिस्टेंस पे है और ये भी a डिस्टेंस पे, तो कैलकुलेशन ना थोड़ी इजी हो जाती है। आगे चल के क्या है, हमको यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो एक ट्राइंगल वगैरह बनाना पड़ेगा, अगर a/2 होगा तो प्रॉब्लम होती है। किसी किसी बुक में दिया हुआ है इसको a/2 और इसको a/2, फिर उसके बाद इसको ले लेगा वो r, फिर इधर अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए सीधा इसको a ले लो, इसको भी a, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, डिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लो 2a। तो सेंटर पॉइंट इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी डिस्टेंसेस हम वहीं से कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा, एक डाइपोल का नेट चार्ज 0। डाइपोल में है ही कौन, दो चीजें, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0। चौथा पॉइंट इसको भी लिख सकते हो आप, नेट चार्ज ऑफ अ डाइपोल इज 0। 0 क्यों, आंसर है आपके पास, स्पेयर में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए 0 हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में एक छोटी सी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, MOMENT, मोमेंट। अच्छा, आप लोग पिछले साल फिजिक्स में मोमेंट लेना सीखे थे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे हम मोमेंट निकालते थे। नहीं जानते मोमेंट क्या होता है? देखो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका एग्जांपल देखो, जैसे हैंडपंप होता है एक, मान लो ये हैंडपंप है, ये इसका लीवर होता है। इस लीवर में बताओ, अगर आपको अब हैंडपंप से पानी निकालना है तो इसको कहां से होल्ड करके इसमें टू एंड फ्रो मोशन देने में सबसे आसानी होती है? या तो आप इसको एकदम पास से पकड़ो या तो इसको एकदम दूर से पकड़ो, कहां से पकड़ना चाहोगे? जितना दूर से उतना अच्छा होगा। आप लोग जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क फोर्स इनटू रेडियस। जैसे नट बोल्ट खोलते हैं पाने से, तो उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी ना, उतनी आसानी से आप उसको खोल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि टॉर्क कितना है, और इसी टॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट भी कहते हैं। मोमेंट लगाना, जैसे एक दरवाजा है, उसे जहां पे वो हिंज्ड है, उससे जितना दूरी से आप उसको धकेलोगे ना, उतना उसको इजीली आप खोल सकते हो। इस दरवाजे को आप देखना, अभी उस साइड जाना और जहां पे वो हिंज है उसके एकदम करीब उसको धकेलने की कोशिश करना, तो देखो उसको खोलने के लिए चाहिए मान लो 50 न्यूटन मीटर का मोमेंट चाहिए। अगर आप 5 न्यूटन फोर्स लगा सकते हो तो आपको 10 मीटर दूरी से उसको ओपन करना पड़ेगा। यानी कि देखो, ये हमारा दरवाजा था, ये यहां पे ऐसा फिक्स्ड था,
इसको आप जितना अगर यहां से आप धकेलोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसको खोलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप इधर शिफ्ट होते जाओगे ना यहाँ बहुत मामूली फोर्स से वो खुल जाता है। तो फोर्स तो आप उतना ही लगा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना वैसे वैसे क्या होता है, मोमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे कि पहले के जमाने में यूज होता था ये लीवर वाला सिस्टम, मान लो ये कोई बहुत हैवी सी चीज उठाना है तो बहुत बड़ा सा लीवर हम लोग रखते थे, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी इसमें आप फोर्स लगाओगे तो उतनी आसानी से आप उसको उठा सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे मोमेंट होता है, जैसे वहां पे हमने देखा था फोर्स इंटू डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे मोमेंट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। लिखिएगा हेडिंग पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। It is a mathematically defined, sorry, it is mathematically defined. It is mathematically defined as the product of, as the product of either charges, product of either charges forming a dipole, forming a dipole, and distance of separation, and distance of separation between them, distance of separation between them। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसकी वैल्यू होती है दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। लिख लीजिएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब मीटर, क्योंकि ये होता है कूलम्ब में और ये जो डिस्टेंस होती है हो जाएगा मीटर में, तो इसकी यूनिट होती है कूलम्ब मीटर। इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, कूलम्ब मीटर। इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है डी बाय, ये होती है 1 डी बाई जो होता है वो होता है आई थिंक 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर के बराबर होता है। डी बाई एक यूनिट है इसकी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, हम हमेशा ये मानते हैं कि जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये जो मोमेंट होगा वो भी कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो एक डायरेक्शन बता रहा है आपको। तो ये हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये जो डायरेक्शन है हम लोग ये वेक्टर ए, ये हमेशा हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेंगे। भाई इसकी वैल्यू उतनी ही है, अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 ही सेंटीमीटर है, लेकिन हम उसमें यहाँ पे ये एरो इसलिए लगा दिए कि हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन ले रहे हैं, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसके नीचे एक लाइन लिखिएगा कि ये बता क्या रहा है हमें, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कॉमा हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इट जनरेट। जिसका जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जनरेट कर पाता है। तो आप देखेंगे फॉर्मूले में इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे P को, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा वहां पे जनरेट होगी। ठीक है, तो लिखिएगा अब अगली हेडिंग अच्छी बड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें बस हमें दो ही केस पढ़ना है। पहला केस देखो ये रहेगा कि ये जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तो एक आप पॉइंट के ऊपर निकालना चाह रहे हो, वो पॉइंट कहाँ है, इनका जो एक्सिस है उसके ऊपर ही कहीं आगे में है, इस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है। या तो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी। दूसरा हम निकालेंगे कि इन दोनों के बीचों बीच से ये एक एक्सिस पास होता है, इसको क्या नाम दिया गया था, इक्वेटोरियल एक्सिस। अगर वो पॉइंट इसके ऊपर कहीं है तब आप कैसे निकालेंगे। देखो केसेस हजारों बनते हैं कि जब वो एग्जैक्टली इसके ऊपर हो तब क्या होगा, अगर ये इसके ऊपर ना हो यहां कहीं हो तो क्या होगा। केसेस हजारों बनते हैं, लेकिन हमको दो ही केस पढ़ने हैं। पहला केस क्या होगा कि इसके ये डाइपोल एक्सिस के ऊपर कहीं पे है पॉइंट, और दूसरा इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर कहीं पे वो पॉइंट है, तो दो केस पढ़ना है। तो नंबर 1 डालिएगा, पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो ये पहला वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा, अभी इसको नहीं बनाएंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं एक पॉइंट पी। चाहो तो आप चार्जेस को और बड़ा बना सकते हो, गोला। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। ये इनका सेंटर पॉइंट है। मैंने बताया था हर पॉइंट की डिस्टेंस जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसकी डिस्टेंस हमेशा हम लोग इसके सेंटर से ही लेते हैं। हमेशा पॉइंट कहीं पे भी हो, हमें ये बताना होता है कि वो सेंटर से कितनी दूरी पे है। तो सेंटर से मैंने मान लिया कि वो पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो अब यहां पे देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ए। तो आर माइनस ए, ये वाली डिस्टेंस आ गई, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए। अगर हमने इस डिस्टेंस को ए लेते ना, तो यहाँ पे आर प्लस ए बाई 2 आता है, वो बहुत दिक्कत करता है। लिखिएगा इसमें, लेट अस कंसीडर दैट, लेट्स कंसीडर दैट 2 point charges, 2 point charges minus q and plus q, minus q and plus q are separated by a distance, are separated by a distance 2a, separated by a distance 2a, and the field intensity, and the field intensity due to this dipole, due to this dipole is to be found at point P, is to be found at point P. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, लेट, लेट, ये लिखा हुआ है, E1 is the electric field due to minus q charge, is the electric field due to minus q charge, and E2 is electric field due to plus q charge, due to plus q charge.
देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। अगर आपको डायरेक्शन पता है तब आपको ना प्लस क्यू माइनस क्यू का टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है, अगर आपको डायरेक्शन पता है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तब आपको यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू लेके चलना पड़ता है। ठीक है, आगे चल के अभी थोड़ी देर बाद वो पता हो जाएगा हमको कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यू क्यों नहीं लिया है, और अगर मैं माइनस क्यू ले लेता तो आगे चल के उसमें हमको क्या चेंजेस करने पड़ते। तो देखो, भले चार्ज हमने कौन सा लिया है, माइनस क्यू, लेकिन मुझे हमेशा पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इससे पहले हम लोग कई बार बना चुके हैं। अगर प्लस चार्ज है तो हमेशा इससे अवे होती है, और जब कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड्स इट होती है। ये बात सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये देखो इस पॉइंट P को, इसके कारण जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, मुझे पता है इसी डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसकी वैल्यू आ गई 5, मुझे तो पता है इसी डायरेक्शन में होगी, इसलिए मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा, सीधे डायरेक्शन के साथ में 5 लिख दिया। पर सोचो मुझे पता नहीं होती है डायरेक्शन, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता, तब मुझे क्या करना पड़ता, वो माइनस चार्ज को वहां पे रखना होता। तब इसकी वैल्यू कितनी आती, -5, और -5 आती तो मैं समझ जाता, अच्छा ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको इस डायरेक्शन में बनाओ। जब मैं इसकी वैल्यू रखता तो मुझे पता है कि इससे हमेशा अवे होता है। अगर इसकी वैल्यू जो आ रही है, मान लो +3 आ रही है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में 3 लिख दूंगा। तो देखो प्लस आई तो मैंने अपने आप उस डायरेक्शन में लिख दिया, लेकिन जब मुझे पता है कि इसमें इस डायरेक्शन में होता है, तो देखो मैं इसको सीधा क्या किया, इस डायरेक्शन में लेके 5 लिख दिया। अगर मान लो इस बॉडी के ऊपर एक्स डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 7 न्यूटन का और दूसरा लग रहा है -10 न्यूटन का, तो आप कैसे बनाओगे, एक को बनाओगे इधर और एक को बनाओगे इधर। क्या इसमें आपने माइनस लगाया सामने, नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्शन अपोजिट कर दी। अब अगर मैं पूछूंगा ना इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तब आप क्या करोगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू, जो मर्जी वो करो। किसी ने बोल दिया 7 - 10, तो आंसर कितना आएगा, -3। माइनस में आ गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसका नेट फोर्स, देख लो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा। हमने तो यहाँ प्लस माइनस कुछ लिखे ही नहीं थे, पर हमने डायरेक्शन लिख दी थी ना, इसलिए हमको वहां पे प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ा। पर मान लो अगर मैं बोलता कि इस पॉइंट के ऊपर 2 फोर्स आ रहे हैं, एक 3 न्यूटन है और एक 4 न्यूटन है, एक्स डायरेक्शन में, तो आप क्या करते, इसको इधर बनाते और इसको भी इधर ही बनाते, और एफ नेट कितना आ जाता आपका, 3 + 4 = 7। देखो, या तो मैं बोल दूं कि माइनस है, या तो मैं बोल दूं इस डायरेक्शन में, बात एक ही है। अगर मैंने बोल दिया इस डायरेक्शन में तो माइनस नहीं लगाना पड़ता। तो वैसे ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता है कि जब नेगेटिव चार्ज के कारण होगा तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, और जब पॉजिटिव के कारण होगा तो हमेशा उस डायरेक्शन में होगा, हमेशा अवे होगा। इसलिए मैंने वहां पे -q नहीं लिखा। ठीक है, तो यहां पे भी आप लोग -q नहीं लिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा कि चलो अगर किसी का मन नहीं मान रहा है, सर मुझे तो -q ही रखना है, तब क्या होगा, मैं वैसा भी करके बता दूंगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है नीचे, और डिस्टेंस है आर प्लस ए। हो गया क्या ये नोट? हो गया नोट? तो फिर E2 की वैल्यू भी लिख लीजिए, एंड E2 इज इक्वल्स टू, E2 इज इक्वल्स टू वो भी हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसकी वो आर माइनस ए है। पॉजिटिव चार्ज से P की डिस्टेंस जो है वो आर माइनस ए है, इसलिए नीचे हमने आर माइनस ए का स्क्वायर लिख दिया।
अगर मैं इसको बोलूं ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? अलोंग पी ए। मैंने बताया ना, हमेशा निगेटिव में हमेशा टुवर्ड्स होता है, तो डायरेक्शन पी से ए की तरफ होगी। तो चाहो तो यहां लिख लो अलोंग पी ए। लेकिन ये वाले केस में क्या होगा? अलोंग बी पी। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अवे होती है। तो बी से अवे होगी, तो डायरेक्शन होगी अलोंग पी पी। यहाँ पे पी ए और यहाँ पे अलोंग बी पी। अच्छा बताओ, दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? इसकी वैल्यू ज्यादा है या इसकी वैल्यू ज्यादा है? E1 की? अरे नीचे तो बड़ी क्वांटिटी है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। नीचे जितनी छोटी क्वांटिटी होती है, छोटी सी चीज से डिवाइड करोगे तो ज्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यहां से देखो हमारा एक कंक्लूजन आया है कि अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये आपको ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। और मैंने बताया था जो डाइपोल होते हैं उसमें दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है या बहुत ज्यादा होती है? बहुत कम डिस्टेंस होती है इनके बीच की। यानी जो ए की, 2a की वैल्यू है ना, वो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू आर। अगर आपने ऐसा मान लिया कि आर जो है बहुत बहुत बड़ा है ए से, तो आप ए को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही ए को नेग्लेक्ट करोगे तो आपको E1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वैसे के इसकी भी वैल्यू क्या मिल जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब यहां से हमको पता चल गया कि ये जो ई होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, एक ये लाइन, एक ये लाइन, और फिर ये। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, therefore net E at point P। हमने सेपरेट सेपरेट तो निकाल लिया कि नेगेटिव चार्ज के कारण उसके ऊपर इतनी इंटेंसिटी और पॉजिटिव के कारण इतनी इंटेंसिटी है। भैया अब नेट इंटेंसिटी हमको वहां पे निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, नेट ई। तो यहां पे हम लोगों ने कर दिया, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। वेक्टर सम करना है हमें यहाँ पे, वेक्टर सम। तो देखो जब हम वेक्टर सम करेंगे तो एक जो है उसका डायरेक्शन इधर है जो E1 है, और इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है E2। तो जब आप वेक्टर सम करोगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, और बीच में लगाना पड़ेगा माइनस का साइन, क्योंकि देखो वेक्टर सम आप करने जा रहे हो। तो देखो हमें पता था कि इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, चलो इस पॉइंट के ऊपर इधर 10 न्यूटन लगा है और इधर 6 न्यूटन लगा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा? आप बताइए। हाँ कितना आएगा? ये 6 है और ये 10 है। हाँ तो नेट फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर? नहीं, इसके ऊपर 4 न्यूटन। तो जो इस पॉइंट पे 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 6 न्यूटन इधर, हाँ तो जो नेट है वो क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन लगेगा। तो बिना बताए आपने माइनस कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि ये फोर्स है, हमको वेक्टर सम करना होता है। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस डायरेक्शन में E2 है और इस डायरेक्शन में E1 है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं? एफ नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ये इसको तो हम लोगों ने 10 लिख लिया, लेकिन ये इस डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या करते हैं? फिर इसको नेगेटिव साइन के साथ में लिखते हैं। डायरेक्शन अपोजिट है तो याद रखना दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, सीधी बात।
तो यहां पे भी देखो ये हो जाएगा कितना, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर किसी बच्चे को पता नहीं होता कि एक इस डायरेक्शन में होता है एक उस डायरेक्शन में होता है, तो उसने स्टार्टिंग से ही पता है क्या लिखा होता है, E1 इज इक्वल्स टू के माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस ए का स्क्वायर। उसने माइनस क्यू लिखा होता क्योंकि उसको डायरेक्शन पता ही नहीं। E2 के बारे में क्या लिखता वो, के प्लस क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर। आखिरी में उसको पता है एफ नेट या ई नेट कितना हो जाएगा, तो वो दोनों को सिंपली ऐड कर देता है। उसको डायरेक्शन पता ही नहीं ना, एक इधर है एक इधर है। यहाँ हमको पता था इसलिए हमने एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिए। लेकिन जब उसको पता ही नहीं है तो उसने क्या किया, चार्ज की एक्चुअल वैल्यू रखा और दोनों को यहाँ पे जोड़ेगा ना तो अपने आप ये माइनस साइन बीच में आ जाएगा। पर हमें डायरेक्शन पता थी इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वहां पे माइनस क्यू वगैरह नहीं लिखा। घर जाके एक बार इसको फिर से खुद से देखोगे समझोगे ना तो और क्लियर होगा ये। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग माइनस करेंगे, करके देखो इसको माइनस। के क्यू को कॉमन निकाल लो, के क्यू कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस इसका स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर के क्यू, ये इधर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR, ये वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 4 AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया होगा। ये जो है इधर जाके आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR बनेगा और ये इधर जाके आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AR। अब बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 2 AR जो आया था इस माइनस के कारण प्लस में हो जाएगा, जो इसके साथ जुड़ के 4 AR बन जाएगा। अब हमको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी ये कितना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे लगाया है, ये देखो ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना क्लियर है। तो देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कितना है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। इसको लिखा हमने, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। इसको हमको पी के टर्म्स में लिखना है। याद आ रहा है पी का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2A। बस यहाँ पे देखो हमको क्यू दिख रहा है ए दिख रहा है, इससे हम 2 उधार ले लेंगे तो उसकी जगह पे हम पी लिख सकते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू के क्यू, ये 4 AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं के 2QA इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं 2KPR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई डाइपोल, उसका मोमेंट जो होता है वो जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। तो यहां से हमको इसके बीच का रिलेशन पता चल गया। अब इतना लिखने के बाद एक आखिरी लाइन है, फिर से वही, इफ अगर आर जो है उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है ए से, तो हम यहाँ पे ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ए को नेग्लेक्ट करेंगे ये हो जाएगा 0, तो नीचे बन जाएगा आर की पावर में 4। ऊपर एक आर है और नीचे आर की पावर 4, कट के नीचे आर क्यूब बचेगा। यानी यहां से ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2K
P अपॉन में R क्यूब। तो यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट ऑन सेंटर उसका डाइपोल एक्सिस वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर क्यूब के। तो यहां से हमको मिल गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पर ये किसके लिए है? फॉर अ पॉइंट ऑन कौन सा एक्सिस? डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दैट्स इट। तो ये वाला केस हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में कल का जो टाइमिंग होगा 4:30, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जो इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर होगा